सिर्फ शिक्षा, समाज, राजनीति और धर्म, जो यूथ इन एक्शन की एक कोर टीम है, बड़ा बंच खड़ा हो गया देश के अंदर। यानी कि माता पिता अपने बेटा को डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी, एम्स, मेडिकल में तो भेजना चाहते थे, राजनीति में बट नहीं। राजनीति में आया कि दिल्ली से जो लोग जाया करते थे पहले, जी। वो कभी रूट पे बात ही नहीं करते था। तो मेरे पास शायद 1,000 रुपए रहे होंगे। शत्रुघ्न प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 24 जुलाई 1982 को एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे। बचपन से ही भारत राष्ट्र की आराधना की ललक पारिवारिक संस्कारों से मन में जगी और इसकी अभिष्ट को पाने का साधन बनी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की शाखा और प्रेरक बने राष्ट्र जागरण को संकल्पवान संघ के प्रचारक। विज्ञान और विधि में स्नातक करने के पश्चात देश में अभिभावक नागरिकों के निर्माण का संकल्प लेकर संघ के प्रचारक बन गए। युवा भारत की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में नियोजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में यूथ इन एक्शन नाम के सामाजिक राजनीतिक संगठन की नींव रखी, जिसमें वाद संवाद व्याख्यान आयोजित किए गए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, श्रीमती स्मृति ईरानी और नवजोत सिंह सिद्धू सहित अनेक प्रमुख लोग ने इसमें सहभागिता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता फोरम। मैं हूं आपके साथ रजत पांडे। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में शत्रुघ्न प्रताप जी हैं, जो यूथ इन एक्शन के राष्ट्र संयोजक हैं और नेहरू युवा केंद्र की जो कोर कमेटी होती है उसके सदस्य हैं। शत्रुघ्न जी, पहले तो जनता फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजत जी। ये जो परिचय मैंने दिया है ये बहुत अधूरा परिचय है इनका, क्योंकि कहानी सिर्फ यहाँ से नहीं शुरू होती, कहानी बड़ी लंबी है। शुरुआत होती है कि संघ में के सदस्य रहते हैं और एक प्रचारक तक का सफ़र तय करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक आता है और फिर से वापसी करते हैं उसी सफ़र पे, और एक नए संगठन को रूप देते हैं, एक नए संगठन को जन्म देते हैं और उसे बड़ी बेबाकी से, बड़ी मजबूती से, जिसका नाम यूथ इन एक्शन है। और आज की डेट में यूथ एक्शन का एक अपनी पहचान है, एक अपना अभियान है। यूथ इन एक्शन के बारे में हम शत्रुघ्न जी से बात करेंगे और इसके बारे में मैं ज़रा सा बता दूं कि जितना भी इंटेलेक्चुअल हब है हमारे देश का, वो इस संगठन से जुड़ा है, वो इस संगठन की नींव है। शत्रुघ्न जी, पहले तो यूथ इन एक्शन की भी बात करेंगे, मगर पहले सफ़र के बारे में जानेंगे कि एक संघ के कार्यकर्ता से, एक संघ के सदस्य से जो शुरू होता है और एक प्रचारक तक जाता है। पहले इस फेज़ की बात करेंगे, फिर हम यूथ इन एक्शन की भी बात करेंगे। रजत जी, मेरा जन्म जौनपुर के एक छोटे से गांव में हुआ है। जी। तो गांव में मेरा जन्म हुआ है और इसी नाते गांव से मेरा लगाव भी है। और एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे गांव में जन्म लेने के नाते मेरे अंदर जो संस्कार परिवार का, गांव का, समाज का, पर्यावरण का, सबका पड़ा। पूर्व जन्म का भी प्रारब्ध होगा। हाँ, तो बचपन से ही एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और परिवार संस्कार था। मैं कुछ छोटा ही था तभी मैं शहर आ गया और पापा के साथ, परिवार के साथ। और संघ की शाखा में मैं क्लास 4th में था। आई थिंक क्लास 4 या क्लास 3 रहा, 4th रहा होगा। मैं जाना शुरू कर दिया। मेरे शाखा लगती थी और मुझे ही, मेरे घर से ही सबका आना जाना होता था। मेरे पिताजी संघ के प्रेमी थे, स्वयंसेवक तो नहीं थे, संघ के प्रेमी थे। और मैं शाखा फिर जाता था। तो मेरी एकदम ग्रोइंग जो कहिए तो संघ में बाल स्वयंसेवक के रूप में जाना हुआ, संघ शाखा में जाना। और अच्छी शाखा लगती थी मुझे, अच्छी। प्रार्थना मेरी बचपन में ही कंठस्थ हो गई थी। ध्वज प्रमुख था, प्रार्थना प्रमुख था, ये बचपन में, छोटेपन में। फिर शायद 2 साल बाद ही वो शाखा बंद हो गई। छोटा था, इतना याद है, 2 साल बाद शाखा बंद हो गई वो। 98 में फिर मैं संघ में, प्रचारक मेरे घर आते हैं, फिर मुझको जोड़ते हैं। मैं तब तक बड़ा भी हो गया था, इंटर में जाने लगा था। और मेरी यूथ में मेरे दोस्तों की एक बड़ी लंबी फौज रहा करती थी। तो एक भगवान के द्वारा था, मेरी मित्रों की एक अच्छी श्रृंखला रहती थी। तो संघ में, शाखा में, तो फिर शाखा में मेरा जुड़ना हुआ। और जब मैं 98 से जुड़ा, फिर मैं कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। और लगातार दायित्व, मैं कहता हूँ एक एक दायित्व को मैंने संघ को छुआ है। यानी प्रार्थना प्रमुख से शुरू होकर के मैं संघ का प्रचारक तब बना हूँ। और शाखा कारवा, मुख्य शिक्षक, मंडल कारवा, सायं कारवा, महानगर सायं कारवा, विद्यार्थी प्रमुख, भाग विद्यार्थी, फिर प्रचारक, महानगर प्रचारक, सायं विभाग प्रचारक, प्रांत विद्यार्थी प्रमुख। एक एक लंबी जर्नी मैंने संघ में अब तक मैंने 2012 तक में मैंने किया था। तो वो मेरा हुआ और उसके मुझे बहुत जीवन में मुझे प्राप्त हुआ। प्रयाग में जब मैं पहुंचा, तो प्रयाग क्योंकि संघ का बहुत बड़ा एक केंद्र, हम जानते ही, महानगर है, संगम की नगरी है, कंपटीशन विद्यार्थियों की, प्रतियोगी छात्रों की नगरी है। संघ के बड़े बड़े अधिकारियों को वहाँ आना जाना रहता था, जैसे माननीय अशोक सिंघल जी, रज्जू भैया,
हमारे माननीय सुदर्शन जी, आज जो अपने परम पूज्य सर संचालक हैं डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, सबके साथ हम सबका एक बहुत आत्मीय संवाद के साथ तादाद में होने लगा। उनके साथ रहना, उनकी सेवा व्यवस्था में रहना, तो उन सब का असर भी पड़ने लगा। मैंने उनके जो विराट व्यक्तित्व को देखा, तो फिर अपनी और पढ़ाई भी बहुत अच्छी प्रारंभ हो गई प्रयाग आने पर। फिर पढ़ाई भी अच्छी होने लगी और संघ का काम भी करने लगा। आपको जान करके अच्छा लगेगा कि पूरे प्रयाग महानगर को हम सब साइकिल से शाखा लगाते थे। प्रयाग महानगर मतलब पूरा प्रयाग महानगर साइकिल से रन करते थे और पढ़ते भी थे। और वो लगते हुए जब पढ़ते पढ़ते कंपटीशन तैयारी करते करते कंपटीशन एग्जाम देते देते हमने देखा प्रयाग में भयावह स्थिति क्या देखा? 35 साल 40 साल के प्रौढ़ युवा अपनी जवानी को कंपटीशन नौकरी की चाह में बर्बाद करते हुए देखा, और अभी भी देखता हूं मैं। तो मैंने देखा कि बहुत योग्य लोग हैं, वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और जो मध्यम है आया उस मतलब ये भी ध्यान में आया कि लक का भी बहुत बड़ा खेला है। और योग्य से लोग, मैंने फ्रस्ट्रेट लोग देखा। फिर मैंने ये भी देखा कि जो सिलेक्ट भी हो रहे हैं उनके अंदर कोई बहुत देश सोसाइटी के प्रति बहुत कुछ करना ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्राउड हो चुके रहते हैं और बड़े मतलब कहते हैं एकदम कच्चे घर, मतलब पक्का घड़ा हो चुका है जिसमें बहुत पानी बह चुका रहता है, तो बस पैसा कमाना ऐसा। तो एक मतलब देख कर भी थोड़ी वितृष्णा, और दूसरा संघ के महापुरुषों के साथ रहने के नाते उनके साथ करते हमें थोड़ा देखना। फिर एक निर्णय लिया कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करना। पहला निर्णय तो ये हुआ कि नौकरी नहीं करना। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा निर्णय मेरे जीवन का था कि संघ का प्रचारक जीवन प्रारंभ करना है। मेरे ऊपर था, संघ के अधिकारी कहते भी थे कि नहीं करना है, तुमको निकलना है, तुम्हें बनना है। तो और फिर मैंने चैलेंज को स्वीकार किया। आपको जान का आश्चर्य हुआ, जब मुझे प्रचारक निकाला जा रहा था तो मेरे जो संघ में अभिभावक थे या हैं, और जो मेरे अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मुझसे कहा, शत्रुद्र तुम्हें प्रचार निकलना है, चलो। तो हमने कहा जी। उन्होंने कहा कि जानते हो? हमने कहा क्या? तुम्हें संघ में कुछ नहीं मिलेगा, भूखों रहना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, और निश्चित ही तुम्हें जीवन में संघ से कुछ नहीं मिलेगा। है हिम्मत? चलो प्रचार निकलना है। तो ऐसे शब्दों के साथ मुझे प्रचारक निकाला गया, और मैं इसी भाव से निकला कि भूखों रहना है, कुछ मिलना नहीं है, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, अपमान सहना पड़ेगा। क्योंकि समाज का काम करने के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको 2006-07 का बता रहा हूँ, तब मेरी आयु कितनी रही होगी। और मुझे लगा कि भाई साहब क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर मुझे लगा, आज मुझे बातें याद आती हैं, मुझे जो कहा, क्योंकि मैं कभी उस चीज़ में। और फिर संघ तो क्या है, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। आज भी आप संघ के जो बड़े प्रचारक हैं उनको जाके देखिए, तो आपको सिर्फ उनके प्रति श्रद्धा ही आएगी, लगेगा कि यही असली सन्यासी हैं जो देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, हाईली एकेडमिक लोग काम करते हैं। तो मैंने काम किया, प्रचारक रहा, और एक अच्छी प्रचारक जीवन में रहते यूथ के बीच में बहुत अच्छी वर्किंग हुई मेरे जीवन में। मुझसे भी योग्य लोग, सबसे बड़ा मेरे जो सौभाग्य था कि मैं कितना योग्य हूँ इसका आकलन तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, और मैं समझता भी हूँ कि नहीं हूँ कि मैं इतना योग्य हूँ। लेकिन एक बात मुझे ध्यान में आई कि अपने से योग्य लोगों को अपना बनाना, अपने साथ जोड़ करके संगठन के साथ खड़ा करना, काम करना, ये मुझे संघ ने में सीखा, और ये मेरी एक ताकत बनी। तो अपने से योग्य लोगों को जोड़ना, और आज भी मेरी वो शक्ति बनी। तो वापस आया 2012 में, जब मेरा हो गया 6-7 साल मेरा प्रचार जीवन हो गया, तो घर की पारिवारिक स्थिति ऐसी हुई, और एक तो मुझे डिसीजन लेना था, और मैं फिर अपने गृहस्थ जीवन में आया। जब गृहस्थ जीवन, तो ये एक बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा आपको जानते हुए कि जब प्रचारक वापस जाता है, एक तो जब प्रचार निकलता है तो बहुत कठिन निर्णय होता है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा कठिन निर्णय होता है जब वो प्रचारक जीवन से वापस आता है। क्यों? क्योंकि उसे फिर शून्य से शुरुआत करनी होती है, क्योंकि कुछ नहीं होता उसके जीवन में। मैं जब वापस भी आया था तो मेरे पास शायद 1000 रुपये रहे होंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि संघ के एक बड़े अधिकारी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि शत्रु जी, आप वापस आ रहे हैं, जीवन की शुरुआत के लिए मैं समझता हूँ कुछ आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, मैं चाहता हूँ कुछ आपको दिया जाए, आज हम सब कुछ इधर उधर कर सकते हैं। हमने कहा नहीं भाई साहब, ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं कभी इसके उद्देश्य से आया नहीं था, मुझे चाहिए भी नहीं था, और क्यों करना। बस मैं इतना चाहूँगा कि संघ में मेरा मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहे, और मैं हमेशा काम करता रहूँ जिस भी क्षेत्र में रहूँ। वो भी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, और फिर मैं भी तो एक छोटा सा बैग लेके गया था, और विश्वास मानिए वही छोटा सा बैग लेकर के ही मैं संघ में वापस आया था। और जब विवाह हुआ तो फिर अब क्या करना, अब तो भाई शादीशुदा हो गया। तो लेकिन मैं नौकरी क्या, वकालत करने गया मैं।
तो ध्यान में आया कि मैं वकालत नहीं कर सकता, वकालत करने के योग्य मैं नहीं हूँ मैं। और मेरे अंदर जो एक ताकत है, जो संगठन है, जो भगवान ने तय किया है, जो बचपन से जो थी उधेड़ बुन दिल में चल रहा था, मन में चल रहा था, मुझे करना क्या है, तो ध्यान में आया कि मुझे तो संगठन करना है। और फिर यूथ के बीच में काम करना, उनका संगठन करना। एक साथ 10 जिलों का लगातार हमने कार्यक्रम किया था। और उसी के बाद क्योंकि राम माधव जी के साथ और संघ के हमारे जो बड़े अधिकारी यहाँ के क्षेत्र पंचायत, उनके साथ हमारी बातचीत हो रही थी। और आपको ध्यान में होगा कि अन्ना मूवमेंट के बाद और मोदी जी के चुनाव के पहले एक देश में एक वातावरण था कि परिवर्तन की, और यूथ का एक बहुत बड़ा मतलब मूवमेंट चल रहा था, रोज चल रहा था। तो उसमें हम सब का रोल क्या होना चाहिए, हम सब जो महसूस कर रहे थे, क्योंकि मेरी जो वर्किंग थी मेडिकल, आईटी, आईएम्स, एनएलयू, एनआईटी शिक्षकों के बीच में, युवा शिक्षकों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, तो उनके अंदर बहुत आग थी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ज़्यादा वो सोचते थे, हम लोग नहीं बैठते थे, करना है कुछ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मतलब सिर्फ राइट्स की बात हम नहीं करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने किया, और फिर संघ ने अपेक्षा भी किया, और हम लोगों ने फिर एक 200-250 ऐसे बड़ा प्रोफेशनल यूथ, आईटी, आईएम्स, मेडिकल, एनएलयू, एनआईटी, यंग ऐसे शिक्षक जो थे, युवा शिक्षक थे, जर्नलिज्म के बहुत अच्छे अच्छे थे, जो आज बहुत बड़े बड़े स्थानों पर हैं, इनको लाया। और लखनऊ में ही पहली वर्कशॉप 2014 फरवरी में हुआ। 2 दिन वर्कशॉप हुई, वहीं यूथ इन एक्शन का जन्म हुआ। और फिर वहाँ से फिर यात्रा शुरू हुई, और फिर हम लोगों ने कार्यक्रम करना 2014 में। फिर मतलब फिर वो तेज़ी से यात्रा बढ़ी। 2014 में मुझे लोकसभा प्रभारी जौनपुर को बना के भेजा गया बहुत। तो उसमें फिर बड़े बड़े रैलियाँ हमने किया, कानपुर, जौनपुर, बनारस, लखनऊ, एक जनसभाएं किया। और माई पीएम एनएम यूथ इन एक्शन एक स्लोगन हुआ, बहुत लंबा काम किया। और लेकिन जब सरकार बन गई, मोदी जी की सरकार बन गई, तो उसके बाद फिर हम सब का रोल शुरू हुआ। बहुत से संगठन तो बने खत्म, लेकिन हम लोग का शुरू हुआ, क्योंकि हम लोगों ने तय किया था हम लोग इसको अब आगे चलेंगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ध्यान में जो लैक ऑफ लीडरशिप, उस पर काम करना, कार्यक्रम तो करते रहे। फिर ध्यान में आया कि अब हम लोग क्या करना चाहिए। तो फिर शिक्षा, समाज, राजनीति और धर्म, जो यूथ इन एक्शन की एक कोर टीम है, जो हमसे भी योग्य लोग हैं, उन्होंने तय किया कि हमको इन सब क्षेत्रों में काम करना चाहिए। जो यूथ आते हैं उनको इस रूप में ट्रेंड किया जाए, और वो जानकारी के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समाज में खड़े हों और दायित्व लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि नहीं, हम विधानसभा, लोकसभा में नहीं जाते हैं तो क्या हुआ, सोसाइटी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। एज ए लीडर हम कैसे सोसाइटी को हम लीड करें, और क्या अच्छा और क्या बुरा इसको हम समझ करके कह सकें, बोल सकें, बुराइयों को दूर कर सकें, अच्छाइयों को उभार सकें, और योग्य से योग्य व्यक्ति को नेतृत्व दे सकें। यह काम यूथ इन एक्शन एक सने सने धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि विगत 8 वर्षों से हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं। कोरोना काल में नहीं कर पाए थे, अभी फिर इस वर्ष लखनऊ में होना है तैयारी उसकी, हम लोग अभी डेट हम लोग तय हो जाएगा। तो लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये हमारी एक यात्रा हुई है। इसी बीच में मुझे बहुत बड़े दायित्व मिले। मुझे युवा कुंभ का मुझे राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। और जानते हैं कि एक हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार और संघ परिवार की भी एक बड़ी अच्छी योजना थी कि जो कुंभ को लेकर के जो दुनिया भर में एक धारणा है, यानी वो मेला बन गया। लाखों वर्ष पहले की कुंभ जो थी वो क्या था, यानी वहाँ ऐसे लोग जुटते थे जो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा क्या बुरा, संत, सन्यासी, राजा, समाज के बड़े बड़े लोग वहाँ उपस्थित होते थे, और पूरा 1 महीने 1.5 महीने रह करके कल्पवास के माध्यम से तय करते थे कि हमें कैसे चलाना है देश को, समाज को, पर्यावरण को, प्रकृति को, धर्म को। उसकी पूरी जो थ्योरी थी वही गायब हो गई, मेला हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे देश भर के जन जाए कि कुंभ यानी क्या, कुंभ की वैज्ञानिकता क्या है, कुंभ की पारंपरिक क्या है, कुंभ की सामाजिकता क्या है। तो उसको लेकर के फिर हम लोग देश भर 5 वैचारिक कुंभ थे, उसमें फिर एक युवा कुंभ था जिसको लेकर पूरे देश भर में यात्रा हुई, पूरे देश भर में कार्यक्रम हुआ, सिलेक्ट यूथ आए, उसमें हुआ। और अभी मुझे भारत सरकार में 3 साल हो गए, मुझे युवा खेल मंत्रालय के जो नेहरू युवा केंद्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुझे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर बनाया। और मेरे पास दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर है, उधर उड़ीसा है, मैं सभी राज्यों में जाना, वहाँ पर यूथ के बीच में काम करना एक अच्छा अनुभव। और अभी तक हजारों कार्यक्रम और ऐसे यूथ के बीच में काम करने का मुझे ईश्वर ने अवसर दिया है। अब आगे की यात्रा प्रारंभ है, देखते हैं। शत्रुघ्न जी, जैसे आपने जिक्र किया कि हर राज्य में आपको जाने का मौका मिला। अक्सर देखा जाता है कि जो भी योजनाएं होती हैं, चाहे केंद्र की हों चाहे राज्य की हों, मैं भाजपा की नहीं कह रहा, मैं पुराने काल की भी बात कर रहा, कि अक्सर होता है कि योजनाएं ऊपर ही सर्वे हो जाता है और वहीं से डिसीजन हो जाते हैं और योजनाएं बन जाती हैं, मगर जो सच में नीडी हैं, जो हमारे ग्राउंड के लोग हैं, उन तक योजनाएं नहीं पहुंचती। आपने ये दौरा किया तो आपका क्या अनुभव है? आप यूथ जैसे बता रहे हैं कि युवाओं से मिले, क्या अनुभव रहा कि वो जो ज़मीनी युवा है उसका देश के नेतृत्व के बारे में क्या सोचना है, वो कितना इसको सक्षम मानता है? नहीं, प्रश्न आपका बहुत सुंदर है।
ये वास्तव में आई हेट पॉलिटिक्स कहने वाले एक बहुत बड़े यूथ का एक बड़ा बंच खड़ा हो गया देश के अंदर। यानी कि माता पिता अपने बेटा को डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी, एम्स, मेडिकल में तो भेजना चाहते थे, बट राजनीति में नहीं भेजना चाहते थे। मैं यही स्पीच देता हूं, आप सब कुछ दे दोगे और लीडर ही नहीं दोगे तो सब आपका कूड़ा हो जाएगा। हमें तो, और हुआ क्या, जिनको कुछ नहीं करना था वही लीडर बनने लगे। कोई ठेकेदारी कर रहा है तो वो लीडर बनने लगा। लीडर तो पहले ही होते थे जो अपने लिए, लीडर तो वो होता है जो अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता, वो लीडर होते हैं। और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने समाज से ऐसा लीडर खड़ा करें जो हम सब की चिंता करे। उस लीडर की चिंता हम कर लेंगे। भाई गांधी जी हों, अंबेडकर हों, दीनदयाल जी हों, लोहिया हों, या देश के जितने बड़े लीडर हुए, जरा बताया मुझे वो कौन सा धंधा पानी करते हैं? ठीक। तो एक बहुत बड़ा ऐसा था, और वो इसी नाते देश के बारे में सोचते थे, धर्म के बारे में सोचते थे और लीड करते थे। ये चीज़ें खत्म हो गई। और जो भी दुर्भाग्य था उसकी एक बड़ी कहानी है कि राजनीति में कैसे माफियाओं का जन्म हुआ, कैसे ठेकेदारों का जन्म हुआ, कैसे डीलरों का लीडर से लोग कैसे डीलर बन गए। तो उसमें फिर ये जो भाई नीचे तक कोई क्यों काम करे, सरकारी कर्मचारी हो गए तो काम ही नहीं करना है, और अपने दायित्वों से विमुख होकर के भ्रष्टाचार को जन्म देना, तो उसमें यूथ तो कनेक्ट, वो तो खत्म होता गया। और जो आज मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और वो कर भी रहे हैं। यही देखिए, स्वाभिमानी भारत कैसे खड़ा होगा जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। हमारे युवाओं को, मैंने बताया आपको अपने जीवन के बारे में कि मैंने प्रयाग में देखा कंपटीशन में कैसे लड़के अपनी जवानी बर्बाद करके सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में, सिर्फ नेगेटिविटी में जी रहे हैं। नौकरी नहीं मिली तो समझिए फिर वो उनके लिए सरकार, उनके लिए परिवार, उनके लिए देश, समाज, सब उनके लिए कूड़ा है, सिर्फ नेगेटिविटी है। वो एक जीता जागता बम है, क्योंकि उसने पढ़ाई किया, अध्ययन किया, बट उसको कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं है, नेगेटिविटी से भरा है। अब इसमें कमी किसकी है? कमी उनकी है जिन्होंने अपने वोट बैंक के लालच में उनको बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया, उनको उनकी आयु बढ़ाते गए, 35 साल 40 साल बढ़ाते गए। फिर आपने कास्टिज्म को भी आपने बहुत बढ़ावा दिया, ठीक है, जिनको कैसे क्या कहा जाए, अयोग्य नेतृत्व ने कैसे कैसे किया है। तो वो भुआ पॉलिसी नीचे नहीं जाने से देश के साथ कनेक्शन, तो लोगों का सरकारी व्यवस्थाओं से विश्वास ही उठ चुका था। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद, क्योंकि मोदी जब सरकार बनी, मोदी जी जब योजनाएं लेके चलने लगे, तो मुझे अच्छी तरह याद, बहुत लोग कहते थे सरकार तो आ जाती है लेकिन योजनाएं नीचे तक नहीं जा पाती हैं। और राजीव गांधी कहते भी थे, कितने साल पहले कहा था उन्होंने कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा 25 पैसा नीचे पहुंचता है, ठीक है। लेकिन वहीं संसद में खड़े होकर के उस समय लोग, एक संसद सदस्य ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जेब में हाथ डालिए, कुछ पैसे आपके जेब में भी पड़े होंगे। यानी कि ऊपर से ही गड़बड़ी थी, तब ना नीचे 15 पैसा पहुंचता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऊपर से ही ठीक करना शुरू कर दिया, ईमानदार, सक्षम और जवाबदेह नेतृत्व को खड़ा करना शुरू किया। और कैसे काम करना, योजनाएं, आज हमको कहने की जरूरत ही क्या है, यार हज योजना जमीन तक जा रही है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, योजनाएं जा रही हैं, तो युवाओं के एक फोकस हो गया, नहीं यार अगर हम लीडरशिप अच्छा देंगे तो लोग इस बार सोचेंगे। इस कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के लिए मॉडल पेश किया कि अगर कोई आ रहा है तो उसको कैसे हम यहाँ पर, हम क्या उसको, हम स्वावलंबन में हम उसको रोजगार दे सकते हैं, कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। भाई 24 करोड़ 22 करोड़ का अपना ये उत्तर प्रदेश है, इतना बड़ा अपना प्रदेश है, युवाओं का इतनी बड़ी बेरोजगारी है, इतने बड़े हमारे यहाँ के लोग बाहर रोजगार करने जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं। तो ऐसी स्थिति में देश का जो लीडरशिप हो उसको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो बीच में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई, लोगों को नहीं पता था, भ्रष्टाचार या जो अपने कर्तव्य से नहीं पीछे हट करके नहीं काम करना, वो था। लेकिन अब सरकार की ये जो योजनाएं हैं पूरी ज़मीन तक जा रही हैं और लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, लोगों का विश्वास भी बढ़ना शुरू किया है, राजनीति की तरफ युवाओं का रुझान भी बढ़ा है। मैं तो देश भर में जाता हूँ, युवा राजनीति को अब बहुत मतलब अवसर के रूप में देखने लगा कि यहाँ जाना चाहिए, संसद में हमको बैठ करके नीति नियम कानून के बारे में विचार करके बनाना चाहिए और देश कैसे आगे जाए बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। तो धीरे धीरे उसको लोग समझना शुरू कर दिए हैं, युवा अब अग्रेसिव हो रहा है, आगे आ रहा है। और ये सब हुआ है, मुझे लगता है ये मोदी जी के आने के बाद, और जो एक उठा है यूथ जो आने लगा, आई हेट पॉलिटिक्स, अब ये कहने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो हम लोगों का काम भी बड़ा हो गया है, हम लोगों का काम भी बढ़ रहा है। अब विषयों की समझ होनी चाहिए, टॉपिक्स की समझ होनी चाहिए, और टॉपिक समझ के साथ जब यूथ आगे आ जाएगा तो निश्चित है हम हर समस्याओं का समाधान कर ही लेंगे। शत्रुत जी, इसी जर्नी से जुड़ा एक और सवाल है कि हर राज्य में गए होंगे, हर राज्य का एक अपना पैमाना है, मगर जब बात आती है, जब मुद्दा उठता है जम्मू और कश्मीर का, तो
जो वहाँ का यूथ है उसे एक अलग नज़रिए से व्यक्ति देखता है। जब भी वो कहीं जाते हैं तो उन्हें एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। कहा जाता है कि जो कश्मीर का यूथ है वो मिलिटेंट के साथ आसानी से जुड़ जाता है, उन्हें ईज़िली मोबिलाइज़ कर लिया जाता है। आप तो वहाँ गए हैं, आप कई क्षेत्रों में, जैसे आपने ज़िक्र किया, कई क्षेत्रों में गए, वो अनुभव बताइए कि वहाँ के यूथ का क्या नेतृत्व पे कितना भरोसा है? रजत जी, मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य है रहा है और अवसर मुझे मिला। जी। धारा 370 हटने के लगभग 1.5 महीने बाद मेरी यात्रा शुरू हुई नेहरू युवा केंद्र सरकार के जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से। और जम्मू से लेकर के पूरी लेह तक कोई 10-12 कार्यक्रम हमारे हुए होंगे। युवाओं का संगठन है तो युवाओं का कार्यक्रम हुआ। हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो गांव बसे थे, जो वहाँ उनके फायरिंग होती थी, उससे जो लोग मरने वाले हैं, उससे जो उनके नुकसान, वहाँ भी गए, वहाँ बात किया। जो ड्रग्स की सप्लाई होती है उस पर भी, अभी तक आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सुनते होंगे, कश्मीर भी ड्रग्स से वहाँ भी युवा परेशान है, वहाँ भी युवा पर एक प्रकार से उसकी चपेट में है। मैंने उसको भी देखा। और मैंने वो भी देखा जब मैं सुंदरबन, राजौरी, पुंछ और शोपियाँ, पुलवामा होते हुए श्रीनगर में जब मैं गया, मैंने देखा, मैंने हिंदुओं के घर जले हुए देखे, कैसे वहाँ वीरान पड़े थे। मैंने आर्मी को लगे हुए देखा। मैंने पूछा, बताया कि ये पूरे गांव कभी मिलिटेंट्स हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। ध्यान में आया जब मैं यूथ से बात करने लगा, मेरे जब कार्यक्रम होने लगे राजौरी, पुंछ और श्रीनगर, और मतलब ध्यान में आया कि यूथ तो एकदम जैसे लखनऊ का युवा वैसे वहाँ का युवा, बिल्कुल। वो भी उतना ही देशभक्त। मेरी जो धारणा है कि भारत में जन्मने वाला प्रत्येक युवा, प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त है। वो तो जैसे जैसे ये संस्था, हमारी जिम्मेदारी है कि जो संस्थाएं हैं, जो संस्थान है, शिक्षण संस्थाएं, किसी प्रकार की जो संस्था, राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये मॉनिटरिंग करने का विषय है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, वो क्या खड़ा कर रहे हैं। वो युवा तो एकदम कोरा कागज है। वो गया तो उसको आपने फिर किसी को आपने मतलब देश विरोधी, कोई देश क्या, मतलब क्या क्या चीज़ों से भर देते हैं, हमें ये विरोध, सबके अंदर निगेटिविटी जो मैंने कहा वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये तो नीति नियमों को, लोगों का नियम है, समाज का भी है जिम्मेदारी देखना कि क्या हम बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं। तो देखा हमने, युवाओं से मेरी बातचीत हुई, बहुत अच्छे तेजस्वी युवा है सब, युवकों से ज़्यादा तो युवतियाँ बहुत तेजस्वी हैं। लेकिन जो ध्यान में आया, चरमपंथी इस्लामिक जो वहाँ पर उनका जो वहाँ पर है, वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। वहाँ हजारों लोग मारे गए हैं, बेगुनाह मारे गए हैं, और उसको वो भी स्वीकार करते हैं गलत हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, मैं जब वहाँ बात करने लगा तो मुझे जब ध्यान में आया कि दिल्ली से जो लोग जाया करते थे पहले, वो कभी रूट पे बात ही नहीं करते थे, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते थे। वो बात करते थे उन जो अलगाववादी जो ठेकेदार थे उनसे बात करते थे, उन्हीं से बात करते थे। तो वो तो पत्थर मारने का और पत्थर न मारने का दोनों तरफ पैसा लेते थे, ठीक है। और वो जो बेचारा वहाँ का यूथ है वो तो दोनों तरफ पैसा, क्योंकि उसकी पहुँच ही नहीं है बात करने का। तो धारा 370 समाप्त करने के बाद, 35 समाप्त करने के बाद, जो 2 विधान, 2 संविधान, 2 झंडा, ये सब चलाते थे, यानी पूरी तरह से अलगाववाद को ही बढ़ावा दिया, जिसने पूरे 70 साल तक कश्मीर को देश से बांटने काम किया। एक झटके में नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही 335 पे हटाया, देखा जैसे वहां के युवक युवतियां बहुत तेजी से बाहें फैलाए हुए भारत की तरफ दौड़ रहे। हमको काम करना है, हमको लखनऊ है और देश के अन्य जो युवा है, चाहे बेंगलोर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली, उनके साथ कदम ताल करना है। एक अफरोज नाम का मुझे एक ऐसे ही एक युवा था जो अखरोट का व्यापार करता, उसने मुझे बताया कि सर हमारे साथ कितना दुर्भावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। हम अपना अखरोट का जब बेचने जाते हैं मंडी में, तो मंडी के अधिकारी हमको बोलता है कि ये दाम है, हम कहते हैं दाम, इससे ज़्यादा दाम तो हमें पाकिस्तान से मिल रहा है। तो अधिकारी बोल देता है कि आप जाओ, फिर पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो सर, ऐसी बातें। सर हम दिल्ली जाते हैं तो सर हमारे आईडी हमको, ये सर हमको नहीं मिलता रूम। हमने दोनों बातें सुनी उसकी। मैंने कहा कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि पहली बात तो जो अधिकारी ऐसा बात करता है उसको पनिश करना चाहिए, उसे नहीं बोलना चाहिए। आप उतने ही देशभक्त हैं, उतने ही देश के नागरिक हैं जितना भी देश का अन्य हिस्से का युवा और लोग हैं। तो दूसरी बात, यह कश्मीर, कोई भी देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं घटती हैं तो कश्मीर के लोग ही क्यों हैं भाई? यानी वो जो चरमपंथी इस्लामिक जो मोल्ला मौलवी जो यहाँ पे चलती हैं, उनकी दुकान कब कौन बंद करेगा? क्या हमारी आर्मी ही बंद करेगी? आर्मी तो सुरक्षा करने के लिए है, ठीक है, और ये आप सबकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, हम लोग उससे ऊब चुके हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं ये लोग वहाँ पर रहें, और धीरे धीरे वो ख़त्म भी हो रहे हैं। और मुझे ध्यान में आया कि युवक युवतियाँ बहुत काम करना चाहते हैं, भारत सरकार की हर योजना से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके वो भारत को, देश को आगे ले जाना चाहते हैं। और एक ही बात, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपको मेरे आप प्रोफाइल पे फेसबुक जा सकते हैं, उसमें मैंने जय हिंद जय भारत जब बुलवाया तो बाद में मेरे अधिकारियों ने कहा कि सर आप तो कमाल कर गए, यहाँ तो सर जय हिंद जय भारत तो कोई बोलते नहीं। हमने कहा बोलेंगे,
आप बुलवाइए तो। जी। ठीक है, तो एक जो डर का माहौल बनाया, डर वास्तव में है महाराज, क्योंकि वो गुंडों की जो था ना, तो गुंडे ये 370 मोदी जी ने जो समाप्त किया, वो गुंडे भी मारे जा रहे हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं, और यूथ वहां का एकदम से काम करना है। अब क्योंकि इसको तोड़ने में 30-40 साल लोगों ने, 50 साल लोगों ने समय लगाया है, या मैं समझता हूं आज़ादी की बात से ही उनका काम चालू था। इसको भी ठीक करने में 15-20 साल लगेंगे कि इसको इसी पर काम करिए और उनको देश के मूल धारा से जोड़ा जाए। वो जुड़ना चाहते हैं। अब आप समझिए, उनको उर्दू आती है, अंग्रेजी आती है, बट उनको हिंदी नहीं आती है, या देश की कोई भाषा नहीं आती है। मैं ही जब वो कैसे अपना लगाव महसूस करेंगे? उनको बस उनको लगता था हम ही को सब मिलना चाहिए। हमने कहा कश्मीर जो है सबसे समृद्ध एरिया है पूरे देश भर का, बिल्कुल। और जम्मू मतलब पूरे देश भर में जो स्टेट सबसे कम गरीबी रेखा में है वो जम्मू कश्मीर आता है। और जम्मू कश्मीर में भी, और यहाँ भी जो गरीबी जाती है वो जम्मू खाते में चली जाती है, कश्मीर वो भी गरीबी नहीं है। वहां स्वीकार किया लोग, हाँ आप सही कर रहे हैं। हमने कहा अब बताइए आप, तो ध्यान में आया। और फिर हमने जब कुंभ के नाते, जब हम देश भर में हम प्रवास करते, कार्यक्रम करते हैं, तो मुझे ध्यान में आया कि देश की भाषा को सीखना चाहिए, देश के अन्य भाषा लोग सीखना चाहिए। हम नहीं सीखेंगे, हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, हम लोग देश की सभी परंपराओं का नहीं आदर लेंगे, उनको सीखेंगे नहीं, उनका अध्ययन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक वैक्यूम तैयार करते हैं, एक हम गैप तैयार करते हैं। और एक हम जानते ही हैं भारत को, दुनिया को, किसी भी अच्छे देश को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियां लगी रहती हैं। तो ऐसे वैक्यूम वो भर करके फिर षड्यंत्रकारियों का एक जमावड़ा हो जाता है, जो हर क्षेत्र में जा करके सिर्फ देश को तोड़ने काम करती हैं। तो उसका दुर्भाग्य रहा है। तो मुझे लगता है कि इस सरकार में और एक अच्छा लीडरशिप आने के बाद लोगों का, युवाओं का विश्वास बढ़ा है कि नहीं, अगर ऐसी सरकार, ऐसा मोदी जैसा नेतृत्व अगर होगा तो हम लोग निश्चित भारत और भारत के साथ हम स्वयं और अपने आने वाले भविष्य का भी हम अच्छा निर्माण कर सकते हैं, अच्छा भविष्य दे सकते हैं। शत्रुघ्न जी, अब बात कर लेते हैं यूथ इन एक्शन की, कि यूथ इन एक्शन का जो निर्माण हुआ, जितना इंटेलेक्चुअल युवा है वो आपके साथ जुड़ा, मगर जो आपने फ्रेज़ 3-4 बार अभी तक यूज़ कर चुके हैं, आई हेट पॉलिटिक्स, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो नहीं जुड़ना चाहता है इस राजनीति में। उन्हें लगता है कि ये राजनीति एक गंदगी है, इससे जितना दूर रहें उतना बेहतर है हमारे समाज के लिए। मगर आपने एक मुहिम उठाई और आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के जो यूथ हैं, जो अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो आपके साथ जुड़े हो। इस बड़ा चैलेंजिंग था, इस अनुभव के बारे में बताएं, क्या क्या चैलेंजेस महसूस किया? चैलेंजिंग तो है, क्योंकि हम जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, हर माँ बाप का एक होता है बेटा हमारा मतलब अपने कैरियर में ऊंचाई प्राप्त करे, पैसा कमाए। ठीक, हमने जैसे बताया कि हर माँ बाप चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर आए और बने, प्रोफेसर बन जाए, बट लीडर न बने। ठीक, और आपको ध्यान में होगा कि परिवार में, गांव में अगर एक लीडर हो गया, सोसाइटी में एक लीडर हो गया, तो पूरे गांव की, पूरी सोसाइटी को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला वही एकमात्र दिखता है। ठीक, लेकिन एक भ्रम फड़ा गया, क्योंकि हमने अच्छे लोगों को वहाँ भेजना ही बंद कर दिया। हमने देखा ही नहीं कि गांधी कौन थे, हमने देखा ही नहीं कि पटेल कौन थे, हमने देखा ही नहीं कि कैसे मतलब अच्छे अच्छे देश, सुभाष चंद्र बोस, कैसे कैसे लोहिया, दीनदयाल, अंबेडकर जैसे पढ़े लिखे और देश के लिए जीने वाले लोग आगे आकर के देश को, जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्तित्व आकर के देश को लीडरशिप दिया, तब ना देश ने इतनी ऊंचाई प्राप्त किया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, ठीक है, हमारे देश के लीडर हुए हैं, और जो देश को बड़ी ईमानदार, चरित्रवान लोग जब खड़े होते हैं तब देश आगे बढ़ता है। ये एक वैक्यूम हुआ, और ये ध्यान में आया कि आई हेट पॉलिटिक्स की जो एक मुहिम चलाई, इसके नाते जो ठेकेदार थे, जो अयोग्य लोग थे, वह रिक्त स्थान देखा, मौका देखा, और वो विधायक और सांसद हो गए। जो लीडर हुआ करते थे वो डीलर हो गए। आप कल्पना करिए कि लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो दूसरों की चिंता करे, सोसाइटी की चिंता करे, समाज की चिंता करे, और समाज लीडर की चिंता कर ले। लेकिन हुआ क्या? ठेकेदार को लगने लगा कि इस लीडर से ज़्यादा पैसा मेरे पास है, इसको तो कभी कभी मैं मदद करता हूँ, तो मैं ही क्यों ना विधायक बन जाऊँ। और जैसे वो विधायक सांसद बन गया, तो उसके अंदर क्या हुआ कि वो पैसे दे के बनने लगा, वो भ्रष्टाचार बढ़ाने लगा, तो उसको लगा कि अब मेरा टेंडर ठेकेदारी होनी चाहिए मेरी। आप विश्वास मानिए, तो इसी नाते चुनाव भी महंगे होने लगे। हम कभी को सोचते हैं कि आम व्यक्ति, क्या कोई ईमानदार व्यक्ति कोई चुनाव लड़ सकता है क्या? कल्पना नहीं रहे। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक मुहिम भी है, अटल जी के समय में एक मुहिम आई थी, क्यों नहीं सरकारी खर्चे पर चुनाव लड़ा जाए, किसी का भी ये करप्शन के चुनाव का भी खत्म होना चाहिए। इस प्रकार का जो करप्शन, और सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि हम यही अपने यूथ इन एक्शन के माध्यम से करते हैं कि 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, जहां भी जैसे लोग हैं,
एक मन विचार बुद्धि के साथ देश के लिए जीने वालों के लिए, समाज के लिए जीने वालों के लिए संगठित होकर खड़े हो जाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें, अपना लीडर खड़ा करें, जो तो फिर अच्छे लोग खड़े हो जाएंगे। हम अपना लीडर नहीं खड़ा करते हैं, इसी नाते आयातित नेता हमको मिलने लगते हैं। कोई मुंबई से पैसा कमा के आ रहा है, कोई दिल्ली से पैसा कमा के आ रहा है, कोई सऊदी अरेबिया से पैसा कमा के आ रहा है, और उसको लगता है हाँ हम माननीय बन जाएं। और उसके बाद क्या होता है, ना उसके अंदर कोई पब्लिक पॉलिटिक्स, ना उसके अंदर पब्लिक की कोई पेन उसको पता है, ना कोई दर्द पता है, उसको बस सांसद विधायक बन गया तो उसको रुआब दिखने लगता है। वो क्या पीड़ा कभी दूर करो। तो ये एक बहुत बड़ी भयावह रोग देश के, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें अपना राजा चुनने का हमको 5 साल हमको अवसर दिया गया है कि आप चुनिए, और हम वही अपने काम बंद कर दिया। अब जैसे नोटा नाम की जो चीजें जो ला दी गई, यानी कि आप नोटा दबा करके क्या दिखाना चाहते हैं आप मुझे? हाँ, आप नहीं दिखाना चाहते तो उससे कौन आएगा? नोटा दबा देने से तो ऐसा तो होगा नहीं कि वहां सिलेक्शन नहीं होगा, वहां कोई वोट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अरे भाई, नोटा की जगह ये होना चाहिए, हमको इतना पैसा खर्च करना चाहिए वहां खर्च कि सोसाइटी खड़ा हो, संगठन खड़ा हो, देश के लिए अच्छे लोग आए, वो खड़ा चाहिए। नहीं, हमने एक ऑप्शन दिया, अच्छे लोग नहीं, तो क्या हमने कर लिया? तो ये एक गंभीर प्रश्न है कि आई हेट पॉलिटिक्स करने वाले देश के अंदर नहीं चाहिए। आई लव पॉलिटिक्स, आई लव राजनीति, आई लव नेशन। तब ना हम देश की संसद विधानसभाओं में अच्छे लोगों को भेजेंगे, पढ़े लिखे लोग जाएंगे, और देश को जीने वाले लोग चाहिए। तो हम लोग का ही मुहिम है, और इसी मुहिम के तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी का आने के बाद जो एक देश में माहौल युवाओं के बीच में गया है, वो पॉलिटिक्स के प्रति अच्छी रुझान के प्रति गया है, और उनको लगता है, अब लगने लगा है, और वो देख भी समझ चुके हैं यूथ कि अगर हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, या अच्छे लोग यहाँ नहीं जाएंगे, हम इसकी तरफ से अगर विमुख रहेंगे, तो हम सदैव मारे जाएंगे, सदैव देश को तोड़ने वाली शक्तियों के हाथ में सिर्फ खिलौने बन के रह जाएंगे। तो समझ रहे हैं, देश के लोग जग रहे हैं। इसी नाते विरोधी शक्तियाँ, षड्यंत्रकारी शक्तियाँ आज एक्सपोज हो रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया के बहुत नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत फायदे हुए हैं। लोगों की आवाज़ निकल के आई हैं, लोग कहीं एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। तो ये एक अनुभव है, बहुत कड़वा अनुभव है, लेकिन ये भी अनुभव है कि अच्छा भी हो रहा है उससे। और अब लोग राजनीति के प्रति जागरूक हुए हैं, और हर विषय पर बढ़ चढ़कर खुल करके अपनी राय रखना शुरू कर दिए हैं। नहीं तो पहले तो राय ही नहीं रखते थे। केन रिप होए हमें क्या हानि, चेरी छोड़ का होबे रानी, ये तो कभी गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखित जो पवित्र ग्रंथ रामायण है, रामचरितमानस है, उसमें कैकेयी को समझाते हुए मंथरा ने कहा था। लेकिन सच बात तो ये है कि ये तो सोसाइटी का, समाज का एक हो गया कि हमको क्या मतलब पड़ा है कोई विधायक हो, सांसद, हमसे क्या लेते हैं, ये लोग तो लुटेरे ही होते हैं, ये लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसा कह देने से आप किसकी हत्या कर रहे हैं? स्वयं की, अपने परिवार की, अपने देश की, और अपने आने वाले भविष्य की। अब इस रोग से धीरे धीरे मुक्ति मिल रही है, लोग आ रहे हैं, और लोग समझ में आ रहा है कि राजनीति में अच्छे लोग जाने चाहिए। तो ये हम लोगों की एक काम भी दिखता है कि इस पर काम करना चाहिए। शत्रुघ्न जी, आप संघ से जुड़े हैं, भाजपा से भी आपका टच है। एक सवाल रहता है एक हमारे समाज में, या आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, एक मैसेज रहता है कि जब भी संघ सत्ता में आता है, या संघ ताकतवर होता है, या भाजपा सत्ता में आती है, तो वो एक धर्म विशेष के लिए ज़्यादा काम करती है, एक धर्म विशेष के लिए ज़्यादा मायने रखती है अपने, और एक धर्म विशेष जो है वो एक डर के साथ जीना शुरू कर देता है। इस पे क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है, संघ की स्थापना 1925 में हुई, और जिस महापुरुष के हाथों हुई उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। कांग्रेस में थे, मेडिकल डॉक्टर थे वो, देशभक्त थे वो, देश, समाज, परिवार सबके बारे में चिंता करते थे वो। और उन्होंने ध्यान दिया कि हम अंग्रेजों से लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन आज़ादी मिल भी जाएगी, आज़ादी को संभालेंगे कैसे? जो एक व्यक्तियों का, कोई भी देश, समाज, वहाँ के व्यक्ति समूह समाज से बनता है। यहाँ तो इतनी ज़्यादा स्वार्थ, इतनी ज़्यादा मतलब स्वाभिमान शून्यता आ गई है, उन्हें वो कैसे खड़े होंगे? इसके नाते संघ का जन्म हुआ कि देश से प्यार करने वालों, देश के साथ ईमानदारी, चरित्रपूर्वक संगठित होने वालों की एक ताकत खड़ी हो। और इस नाते संघ का जन्म किसी धर्म के लिए, विरोध के लिए नहीं हुआ है। हाँ, संघ का जन्म जरूर उसका हुआ कि गलत को गलत और बुरा को और सही को सही कहने वालों का। अगर आप देश, समाज के साथ अन्याय करेंगे तो संघ का स्वयंसेवक प्रतिकार करेगा, संघ का स्वयंसेवक बर्दाश्त नहीं करेगा। आप किसी धर्म विशेष के होकर के, या किसी के, ये नहीं कह सकते हैं, कोई हिंदू ये नहीं कह सकता है कि मैं हिंदू हूं तो मैं किसी यहाँ और को नहीं रहने दूंगा ना।
जो इस देश के अंदर जन्मा है, जो इस देश की सुख दुख रीत नीति परंपरा यहाँ के पूर्वज को अपना मानता है, जो यहाँ के सुख दुख में अपना अनुभव करता है, जो यहाँ की परंपरा को अपना मानता है, वो हिंदू है, उसकी पहचान हिंदू है। क्यों? क्योंकि भाई भारत में पता नहीं कितने संप्रदाय जन्मे हैं, पहचान हमारी हिंदू होने के नाते संघ हिंदू पहचान की बात करता है। उस वो हमारी पहचान है दुनिया के अंदर, एक सभ्यता है, एक आइडेंटिटी है। ठीक है, वैसे तो आप जम्मू द्वीपे, भारत खंडे, आर्य भूमि कुछ भी कह सकते हैं, इंडिया और भारत दो नाम वैसे भी हम भारत में हमारा है, तो लेकिन पहचान हमारी उसके होने के नाते ये बहुत गलत भ्रम हुआ। आप देख लीजिए, जिस नरेंद्र मोदी को लेकर के एक विरोध पूरी दुनिया भर में फैलाया गया, वो नरेंद्र मोदी के लिए अरब कंट्री के दरवाजे कैसे खुले हुए हैं, उनके लिए कैसे फूल बरसाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जिनको आप कह सकते हैं एक सन्यासी हैं, हिंदू सन्यासी हैं, लेकिन वो जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, उन्होंने सिर्फ गुंडों का विनाश करना शुरू किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। जरा मुझे बता दें, सबकी सुरक्षा, आप किसी भी धर्म विशेष के हो करके किसी भी समाज समुदाय को आप आतंकित नहीं कर सकते हैं। तो ये तो एक प्रकार से समझिए जो राजनीतिक रूप से जो आप समझ लीजिए जिनको कहा जाए कि डराने धमकाने का काम, या जो लोग देश को तोड़ने वाला काम और पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा करना, मैं तो शुद्ध रूप से मानता हूं कि राजनीतिक रूप से जिनको तोड़ने का काम किया जाता है वही ये काम करते हैं, और कोई ये काम नहीं कर सकता है। सबको पता है, अरे भाई सीधा है, संघ की शाखा मैदान में लगती है, संघ का पूरा जो उसका सिद्धांत सबके सामने है, उसका क्या एजेंडा हो सकता है, उसके जो भी लीडरशिप निकलती है सिर्फ देश से प्रेम करने वालों की है, भारत माता की जय ही उसका सबसे बड़ा स्लोगन है। उसका है क्या? संघ से वही नफरत करता है जो देश को तोड़ने की इच्छा रखता है, जो देश की संस्कृति परंपरा से नफरत करता है, क्योंकि संघ उसका विरोध करता है। बस उनकी दाल उनके साथ नहीं करती, इस नाते ऐसा विरोध करते हैं। कभी भी आप बोलिए, अबुल कलाम आजाद हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, अशफाक उल्लाह खां हुए, अब्दुल हमीद हुए, संघ उनकी उसी रूप में पूजा करता है जैसे आप कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान आत्माओं की पूजा होती, उसी तरीके में इनकी पूजा संघ करता है। क्यों? क्योंकि ये देश के लिए रत्न है, ये देश के लिए जीने वाले लोग हैं। हमारी उपासना पद्धति कुछ भी हो सकती है, भारत में तो शिव, शैव, शाक्त, कपालिक, ब्राह्मण, अघोरी, जैन, बौद्ध, न जाने कितने सैकड़ों संप्रदायों का हुआ है। ठीक है, तो इस नाते धर्म के आधार पर संघ में कभी कोई भेद है, ना कोई विभेद है, कभी नहीं। बल्कि यहाँ तक को आप उठा के देखिए, हमारे जितने भी संघ के हमारे सरसंघ चालक, परम पूज्य सरसंघ हैं, जो भी बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो जाते हैं, वचन जाते हैं, वो क्या होते हैं? सबको साथ लेके चलिए। सरकार, अगर हम कहेंगे हमारा स्वयंसेवक, एक संघ का स्वयंसेवक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना, तो लोगन क्या स्लोगन है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसे जो अतिवादी लोग हैं, चाहे वो जिस तरफ भी लोग, उनको बुरा लगता है। ये क्या है? नहीं भाई, इस देश में जन्मने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहली बात तो देशभक्त है, और सबकी पहचान हिंदू पहचान नाते संघ कहता है। तो देश को पॉलिटिकली रूप से कमजोर करने वाले, देश को पॉलिटिकली रूप से तोड़ने वाले लोग ही संघ से विरोध करते हैं, बाकी और कोई नहीं है। ये एक भ्रम है जो धीरे धीरे दूर हो रहा है, और अब तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये भ्रम पॉलिटिकली एजेंडे के रूप बना कर रखा गया, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको जब तक बांटेंगे नहीं तो उनको वोट कैसे मिलेगा। बाकी और कुछ है नहीं, इसमें झूठ है पूरा पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुत जी के विचारों को आपने सुना और बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब बड़ी बेखूबी से दिया। ये हमारे साथ शत्रुत जी से, मुझे नहीं लगता ये साक्षात्कार अभी पूरा हुआ है, मगर समय बहुत हो गया है। एक बार फिर शत्रुत जी से मुलाकात करेंगे। शत्रुत जी एक ऐसी किताब हैं जिसके हर पन्ने पे कई सवाल हैं जिनके जवाब इनके पास हैं। दोबारा फिर एक बार इनसे मुलाकात करेंगे और फिर किन्हीं और मुद्दों पे बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे, किसी नए मुद्दे पे बात करेंगे। शुक्रिया।